इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 1 यूरोप में समाजवाद का उदय भाग 2, जिसमें हम जहां छोड़े थे भाग 1 में वहां से शुरुआत करते हैं। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रिया थी। एकदम मिलीजुली प्रक्रिया मतलब कार्य से चल रहे थे आगे। शुरुआत में उनके स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ में कई शहरों जैसे ब्रिसेन, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सैनिकों का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरफ स्वागत किया गया। उनको जो देने आ रहा था आजादी, उसका स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, और जो उत्साह था जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। वो राजनीतिक तौर पे स्वतंत्र नहीं करना चाहती है। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे अनुसान, जो नुकसान हो रहा था उनका, जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगी। मतलब समझ लो कि नया जो शासन आया था उसके कर से और सेंसरशिप और बढ़ती यूरोप में बहुत ज्यादा वहां पर बाकी चल रहा था, और सेंसरशिप तो और ज्यादा ताकत वहां पर लगा दिया, जिसके वजह से इनको प्रशासनिक नुकसान होने लगा। तो इनको लगा कि नहीं भैया, ये हमारे लिए सही नहीं है। अब उनसे ज्यादा नाराज हो गए लोग, और उसके बाद से नाराज होने के बाद फिर वही विद्रोह होता है। ये चित्र आप देख सकते हैं। एक काला चश्मा, काला बंबू है। लिखता है, राइनलैंड का डाकिया लाइपर्स से आते हुए सब कुछ गंवा देते हैं, सब कुछ गंवा देते हैं। यहाँ नेपोलियन को 1813, ये नेपोलियन है, नेपोलियन हिल तो नहीं, नेपोलियन इनका नाम है। तो नेपोलियन को 1813 में लाइप्सग की चढ़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में, इसके रूप में डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठी, उसके झोले से देखो यहाँ पर चिट्ठी गिर रही है। गिरती हुई चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है, और वही नाम लिखा गया है जिसको यह हार गया है। अब हमारा अगला 2 नंबर टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण कब हुआ? अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राज्य, राष्ट्रीय राज्य मिल जाएंगे और मिलेंगे जैसे कि आज हैं। जैसा आज है वैसे आपको 1800 ईस्वी में भी मिलेगा। उन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों के बटे हुए थे। मतलब उसमें थे, राजाओं का राज था, डचियों का राज था और कैंटनों का राज था वहां पे, जिनके शासकों के स्वतंत्र क्षेत्र थे। इन सबके शासक के वो क्षेत्र थे, 3 शासक 3 क्षेत्र। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी सामान्य संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना हुआ था, और जो हब्सबर्ग समाज था कई अलग अलग क्षेत्र और समूहों राजाओं को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल और ऑस्ट्रिया और स्वीडेंटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया, वहां पर बोहेमिया भी शामिल था उसमें, जहां के कुलीन वर्ग, वहां पर कुलीनों का राज था, तो कुलीन वर्गों में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी प्रांतीय, वहां पर इतावली भाषी बोला जाता, इतावली भाषा, तो इतावली भाषी प्रांतीय भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैंगेयार भाषा बोलते थे, और जबकि बाकी लोग बोलते थे कौन सा,
वहां के बोलियों का इस्तेमाल जो बाकी सब चलता था जर्मनी में, उसका इस्तेमाल करते थे। गालिसिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। पोलिश भाषा, ये पॉलिश नहीं जिसका जूता पॉलिश करते हैं। पॉलिश लैंग्वेज एक अलग ही लैंग्वेज होती है, उसमें वो लोग बात करते हैं भैया पिक्चर ऐसे ही करके कुछ लोग बात करते हैं। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हबर्शक साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। अधीन मतलब क्या? किसी दूसरे के अंदर काम करते थे वो लोग, जितने भी खेती करने वाले थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और एस्लोवाक, कार्निओला और एस्लोवेंस, दक्षिण में क्रिएट तथा पूरब के तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाले नहीं थे। ये लोग आसानी से बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। कौन कौन देश के लोग थे? बोहेमिना, सालेवाक, कार्निवोला, एस्लोवेंस, और दक्षिण में थे क्रिएट तथा पूरब में हो जाएंगे ट्रांसिल्वेनिया। ये लोग आसानी, और राउमन के भी लोग थे। ये लोग आसानी से किसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे? राजनीति को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल साम्राज्य के प्रति सबकी निष्ठा थी। जो सम्राट होता था उस समय, तो जो सम्राट था वही इनको बांध कर रखता था। जैसे मैं आपको मालूम होगा, जो कंस का जो ससुर था वो सम्राट था। उसके पास सैकड़ों राजा का भीड़ था, वो सैकड़ों राजा उसके अधीन में काम करते थे। और कृष्ण भगवान अकेले ही सबको थूर कर उनको भगाते थे, बार बार थुराया। 17वीं युद्ध करने के बाद कृष्ण भगवान कहे कि ये नहीं मानेगा, अब चल भाई यहाँ से निकलो, इसको यहाँ पर रहने दो। सारा लोगों को लेकर रात द्वारिका पहुंच गए। ये सब जना मथुरा में आकर अटक गया लोग। उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं, बाद में उनको मार दिया गया, काम खत्म। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्य का विचार कैसे उभरा? मतलब राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्य का विचार कैसे लोगों के मन में आया, ये अब नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरू। 1814 से 15 नेपोलियन का पतन, विनय शांति संधि। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिकों समूहों, मजदूरों और किसानों की बगावत। मध्यवर्ग संविधान और प्रति अधिनात्मक सरकारों के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक और राष्ट्रीय राज्यों की मांग करते हैं ये लोग। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण, इटली को मिलाना। और 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। और 1905 में हैबर्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों में अलाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अब पढ़ते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग कौन थे। कुलीन वर्ग तो राजा, और नया मध्य वर्ग ना ही राजा ना ही गरीब, बीच का लोग, ना अमीर ना ही गरीब, तो वो मध्य वर्ग में आते थे। तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो थे वो कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिसके अधीन सारा जमीन था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। ग्रामीण इलाकों में सारा जायदाद और शहर में जितना हवेली था सब उन्हीं का था, कुलीन वर्ग का था। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों चाहे बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। और कुलीन वर्ग ज्यादा नहीं थे, एक छोटा समूह ही था, क्योंकि राजा का परिवार ज्यादा नहीं होता है, राजा का परिवार थोड़ा सा होता है, बाकी सब तो गुलाम होते हैं।
जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, खेती बाड़ी करते थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे कसरतकार खेती बाड़ी करते थे वहां पर, जबकि पूरब और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जगहों में बटी हुई, जिस पर भूदास खेती करते थे। मतलब देखो यहाँ पे छोटे छोटे किसान जो थे कुछ जमीन पर खेती करते थे, नहीं तो काश्तकार जो छोटा छोटा दुकान चलाकर बिजनेस चलाते थे, व्यापार करते थे, वो लोग। और पूरब में मध्य यूरोप में जैसे में जमीन बहुत बड़ा था, उसको बांट दिया गया था। भूदास मतलब राजा के द्वारा बनाया गया एक सुपरवाइजर, मैनेजर, मतलब एक तरह से सामंत, वही खेती कराते थे। अलग अलग उनका बांटा हुआ था कि आपको इधर में ये खेती करना है। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों से औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। अब देखो पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में जो औद्योगिक उत्पादन हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, जिसके वजह से शहर का वाणिज्यिक हुआ, मतलब शहर को बनाया गया, शहर को व्यापार लायक बनाया गया और शहर को विकसित किया गया, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिकता था। और इसी के वजह से बाजार एकदम चमकीला दिखता है। आज किसी भी बाजार में चले जाओ, ऐसा कोई भी दुकान नहीं है जहां पर पूरा टेक्नोलॉजी नहीं है। एक दुकान में करीबन 500 लाइट लगा हुआ है। छोटा दुकान है तो 25 से 20 लाइट से कम नहीं लगाया है। हमारा खुद का जो ऑफिस है, ऑफिस में मेरे करीबन 6-7 तो लाइट है ही, जरूरत पड़ने पर जलाना पड़ता है, नहीं तो सब उसी तरह बंद रहते हैं। एक लाइट जलता है, बस एक ट्यूबलाइट जलता है। हाँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई करना है तो कभी भी CFL मत लगाना। 100 रुपए का CFL लोगे, इससे बढ़िया है कि 200 रुपए 250 रुपए का एक ट्यूब ले लो, मतलब बड़ा सा मरकरी ले लो, एक प्लास्टिक का, फाइबर वाला आ रहा है 20 वाट का, और उस पर से आप एक थोड़ा सा 2 मीटर केबल ले लो, 3 मीटर, और उसको वायरिंग कर दो बल्ब के पॉइंट से, और बल्ब के जगह पर उसको चलाओ। होल्डर खोलो, होल्डर में पेंच लगाओ लाइन काट कर, और उसके बाद से ट्यूब कनेक्ट कर दो, चलाते रहो। उससे आंख भी दर्द नहीं करेगा, दिमाग भी दर्द नहीं करेगा, एकदम आराम से पढ़ो उससे। और एक से नहीं दिखता है तो 4 लगा लो। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। जब फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों को 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था, उनका परिवर्तन जब किया गया, औद्योगिक परिवर्तन, तो सारा समूह एक तरह से समाज में आया, अस्तित्व में आया। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, कौन से श्रमिक वर्ग जो लेबर, और मध्य वर्ग जहां के उद्योगपति होते थे, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, बाद में बढ़ा। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। मतलब देखो यहाँ पे जितने भी कुलीन लोग थे, ये लोग जन्मजात जो अधिकार होते थे, वो विशेष अधिकार समाप्त करने के लिए शिक्षित और उदारवादी जो मध्य वर्ग के लोग होते थे, उनके साथ काम करके एक राष्ट्र एकता का विचार वहां पर चालू करते थे। और वही लोग मिलते थे किससे, जो शिक्षित हैं, उदारवादी हैं। तो ये लोग तो लड़ते ही थे, और साथ में एक राजा भी आकर लड़ गया। तो ये लोग क्या करेंगे, चल भैया हमको तो अपना अपना काम है, तू राजा हिले है, राजा खानदान से हिले है, तू ही बन जा, हम लोग अपना काम काज करते हैं। तो राजा ही बनेगा, लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बनाएंगे राजा को ही राजा बनाते हैं। बाद में फिर वही नेता बनता है, इन लोगों का सारा चिट्ठा पिट्ठा रखता है, अपना काम निकल जाता है, बाकी कुछ बच जाता है तो लोगों को देता है, नहीं तो नहीं। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला दाता राम। और आपका यही हाल है, दे दे राम दिला दे राम, जितना पैसा उतना नहीं, कैसे है, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। तो आप लोग को जितना सिलेबस मिलता है उतना ही पढ़ते हैं, उससे ज्यादा पढ़ने का तो आपको चाव ही नहीं है।
हमको देख लो, एक दिन में 40 पेज तो पढ़ ही जाते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ पाते हैं। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। देखो यहाँ पर यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में 1910 के समय में 1900 से 1910 के बीच में उदारवादी करीबों से जुड़े थे, उदारवादियों से लोग जुड़ गए थे यूरोप के लोग। उदारवादी यानी लिबरिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है। लातीन भाषा में उसको क्या बोलते हैं? लिबर। लिबरिज्म मतलब उदारवादी पर आधारित है। किसके भाषा पे? लातीन भाषा पे, जिसका अर्थ है आजाद। इसका अर्थ है आजाद, और वादी मतलब आजाद करने वाले। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्तियों के लिए आजादी का कानून। व्यक्तियों के लिए आजादी का कानून का मतलब उदारवादी, ठीक है। सबकी बराबरी होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर थे। जितने भी वहां पर पादरी लोग थे, चाहे शासक लोग थे, वे खास तौर से संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व जो करते थे सरकार, उनके पक्षधर थे, साथ ही काम करते थे। क्योंकि पता था अलग अलग चाहेंगे तो लोग को भड़का कर हमको मरवा देगा सब, इसलिए उन लोगों के साथ मिलकर और सांसद ही बनकर काम करना चालू कर दिए। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं सफेज, तो सफेज के पक्ष में था। मतलब ये सब नहीं चाहते थे कि मताधिकार सबको दिया जाए। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। मतलब जो उसके पास संपत्ति है, अमीर है, वही लोग वोट देकर किसी को चुन सकते हैं। संपत्तिविहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक विचारों को अधिकारों से वंचित रखा गया, और जो लोग पढ़े नहीं हैं और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको अलग रखा जाता है कि आप किसी भी प्रकार से वहां पर ये नहीं बोल सकते कि हमके भी मत देने का अधिकार चाहिए। उन लोगों को नहीं था वोट देने का अधिकार, केवल पैसे वाले लोगों का था, जिसके पास संपत्ति हो। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता जब नेपोलियन आया तब पुनः सीमित अधिकार वापस आई, और सीमित अधिकार जो थी वापस ले लिया। उसने महिलाओं को वयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। महिलाओं को पिता और पति के अधीन कर दिया, और उसके बाद से ही सब अधीनस्थ चलने लगा सब वहां पे। वही चीज तो हमारे पास भी है ना, लेकिन हम लोग पहले से हैं, हम लोग का समाज पहले से है। हम लोग जितना विकसित थे उतना कोई देश नहीं था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का सारा किताब जला दिया गया, जिसके वजह से हम लोग हर चीज में पिछड़ गए। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन, जिसके पास संपत्ति नहीं है, तो संपत्तिहीन पुरुषों ने सामान्य राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। और जितने भी संपत्ति वाले लोग हैं जो थोड़ा सा संपूर्ण हो गए, शिक्षित हो गए, थोड़ा सा पैसा वैसा हो गया, तो वो क्या करते थे? अपने सम्मान के लिए, अधिकार के लिए वो लोग अब राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए विरोध करने लगे, आंदोलन पर बैठ गए, आंदोलन करने लगे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। और उस समय जो नियंत्रण लगता था, जो कर लगता था आवागमन में, आने जाने में,
जो भी नियंत्रण था उसको खत्म करने के लिए मतलब यहाँ पर फिर से आंदोलन चला। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी और 19वीं सदी में जो शुरुआत में नया मध्य वर्ग जो उभरा, उनकी मांग ये थी कि सारे आवागमन के नियंत्रण को खत्म कर दिया जाए और खत्म करो क्योंकि हमें दिक्कत है। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अगणित छोटे प्रदेशों से, जो छोटे प्रदेश थे, 39 राज्यों का एक महासंघ बना और 39 राज्य मिलकर एक नया संघ बना। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। सब कोई अपना अपना सब कुछ चलाता था, सब किसी का एक नहीं था, सब किसी का अपना अपना। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहे अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों पर गुजरना पड़ता था। मतलब 11 सीमा शुल्क, जहां पर टोल टैक्स बोलते हैं ना, तो टोल टैक्स वहां पर 11 था, तो 11 टोल टैक्सों से गुजरना पड़ता था वहां पे। तो वहां पर जाएंगे तो पैसा भी तो देंगे ही, तभी वहां से क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो कहां से करेंगे। तो पैसा देना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क लगता था। तो 11 पची कितना, 55% शुल्क तो लग गया, खाली टैक्स देने में लग गया। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। हालांकि हर क्षेत्र में अपनी नाप तोल व्यवस्था अलग अलग थी, अपने हिसाब से लोग लगाने लगे थे। समय लगता था, इसलिए हिसाब लगाने में समय लगा। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एल, कपड़ा को एल से नापा जाने लगा। एल मतलब स्केल से, लेंथ से। उसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। जगह जिस तरह बदलता था, 39 को था, तो 39 में जहां भी जाओगे आपको कपड़ा कम बेस मिलेगा। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेज में खरीदो तो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में खरीदे तो 65.6 सेंटीमीटर और फाइबर्ग में खरीदो तो 53.5 सेंटीमीटर ही कपड़ा मिलता, उससे ज्यादा नहीं मिलता आपको। नए वाणिज्यिक वर्ग यानी उपस्थिति को आर्थिक विनियम और विकास में बाध्य मानते हुए एक ऐसे एकीकरण आर्थिक क्षेत्र में निर्मित के पक्ष उसको निर्माण किया गया। निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, मतलब किसी भी बाधा नहीं लगे सामान ले जाने ले आने में। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जलवेराइन स्थापित किया गया। मतलब एक शुल्क जलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दी। 2 संख्या हो गया, एक जर्मन का मिलने लगा, किसका एक जर्मन राज्य का मिला और एक किसका, जो संघी दूसरा राज्य था, और 2 ही अब लेने लगे। वहां पे जो 11 था उसको कम करके 2 कर दिया गया था। पहली 2 कर दी और उससे पहले 30 से ऊपर थी, पहले 30 से ऊपर मुद्रा थी, अब 2 कर दिया गया। उसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशील बढ़ाई। रेलवे का जो जाल पटरी लगा ट्रेन से, तो गति और बढ़ गया सामान ढोने में। आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उस समय पनप रहे व्यापक राष्ट्रीयवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रीयवाद की लहर से मजबूत बनाया। और जो उस समय राष्ट्रीयवाद की भावनाएं थी, राष्ट्रीयवाद के लहरों से उसको मजबूत बनाया और जाकर सब चीज को नियंत्रण में लिया गया। हर प्रकार के सुख सुविधाओं और कर को गतिशील ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी गति बढ़ाने के लिए और भी कड़ी मेहनत करके बढ़ा दिया गया वहां पे। अब देखो स्रोत ख, अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकसित कर सकता है और कैसे नहीं,
और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकता है। जर्मन के ट्यूबिंग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड्रिक लिस्ट ने 1854 में लिखा, जलबेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालात जितना बाहरी तरफ से उसको हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, किसका, आर्थिक हालात के हितों को अच्छा करके बाहर से भी हमें मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था की राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। जजिया मतलब होता था टैक्स जो धर्म पे लगता था, और जड़िया मतलब यहाँ पर हर प्रकार का एक ही टैक्स, जैसे में अनेकों प्रकार का गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी भारत में लगा हुआ है। हर कोई जीएसटी 18% देता है। अगले भाग में पढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में और पढ़ते हैं 2.3। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं, डरने का नहीं, केवल मुंह खोलो और बताओ, जो चाहिए वो आप मांग सकते हो, आपको मिल जाएगा।